हाय एवरीबॉडी। आज हम ऐसे टॉपिक से बात करने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ है जो विदेश की न्यूज़ है। हमारे ही कुछ नज़दीकी देश थाईलैंड है, जहाँ पर यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं, अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करने जाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं वहाँ के बारे में। एक्चुअली वहाँ पे एक कानून आया है, न्यू कानून। वहाँ एक ऐसा कानून आया है, मतलब वहाँ के पार्लियामेंट ने एक कानून को पास किया है जिसमें वहाँ पे जो सेम सेक्स में मैरिज हो सकती है, वो शादी कर सकते हैं। सेम सेक्स के लोग शादी कर सकते हैं, मतलब कोई मेल है तो वो मेल से शादी कर सकता है, कोई फीमेल तो फीमेल से शादी कर सकता है। मतलब ये ऐसी न्यूज़ है, ये एशिया में थर्ड देश बना है जहाँ पे ये लीगलाइज हुआ है। जनरली शादियाँ होती हैं मेल की फीमेल से, नॉर्मल शादियाँ होती हैं जो तो पूरी दुनिया में हो रही हैं। लेकिन अभी लगभग तीसरा देश बन गया है एशिया में जहाँ पर ये शादी लीगलाइज हुई है। तो पहला देश था नेपाल, ताइवान, और तीसरा देश बना है एशिया का थाईलैंड। ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। आखिर जो लोग सेम सेक्स के लोग हैं वो शादी करते कैसे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं ऐसी शादियाँ होती कैसी हैं। एक्चुअली जब कोई मेल किसी मेल से शादी करता है उसे बोलते हैं गे कपल्स। मतलब उनकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके कारण उनका अट्रैक्शन एक मेल के प्रति होता है। जब कोई फीमेल फीमेल से शादी करता है तो इसे बोलते हैं लेस्बियन कपल। जो फीमेल लेस्बियन होती हैं उसमें कुछ हार्मोन्स भी, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होती हैं, जिस कारण से उनका अट्रैक्शन या फिर उनका रुचि बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रुझान एक फीमेल्स के प्रति ही होती है। ऐसी कपल्स को बोलते हैं लेस्बियन कपल। ये अक्सर कुछ देशों में है, मतलब ये कहीं ना, इसकी आबादी हर एक देशों में थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। और जनरली जो लोग लेस्बियन से गे होते हैं वो चाहते हुए भी हमारे कंट्री में वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक लेस्बियन है या फिर वो एक गे है। क्योंकि ये अगर समाज सुनता है हमारे देश में तो उनके लिए थोड़ा सा सुनने में, हमारे समाज एक ऐसा समाज है जो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। जब ये ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो इंडिया में इनकी पॉपुलेशन पता नहीं चल पाती है। और इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी और यहाँ के जितने भी कोर्ट हैं वो इन्हें लीगलाइज नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ की कोर्ट ने उन्हें सीधे डिक्लाइन कर दिया इस कानून को। चलिए हम लोग बात करते हैं ये कपल्स होते कैसे हैं, इससे बनते कैसे हैं। एक्चुअली जब बाय बर्थ होती है ना किसी मेल या फीमेल की, तो उस समय जब वो मदर प्रेग्नेंट हो रही होती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब वो उनका बेबी डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होती है या फिर सेल डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जब बेबी वो बचपन में वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो अपने साथियों के साथ कुछ ऐसे पार्टनर के साथ रहता है या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ रहता है जिस कारण से उनका अट्रैक्शन या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस कारण से वो अपोजिट सेक्स के साथ, मतलब अपोजिट जो जेंडर है उनके साथ उनका अट्रैक्शन पूरी तरह से कम हो जाता है, जिस कारण से वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं। तो उस कारण से भी प्रॉब्लम होती है कि वो उनसे शादी या फिर उसमें वो शादी करना नहीं चाहता है कि हम अपोजिट सेक्स से शादी करें या फिर अपोजिट जेंडर से हम शादी करें। तो उस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कि हम अपने देशों में बात करें तो हमारे देश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश का रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज हमारे ही देश में है, क्योंकि यहाँ पर यूथ का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की मोर देन 55% के लोग यहाँ पे यूथ हैं। इस कंडीशन में लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये होने के चांसेस बहुत कम है। हम बात करें थाईलैंड में ऐसा क्या हो गया जिस कारण से वहाँ पर ये कानून लीगलाइज, इसे लीगलाइज करना पड़ गया। एक्चुअली थाईलैंड में कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं, जैसे एक कम्युनिटी जिसे बोलते हैं LGBT कम्युनिटी है, जहाँ पे लेस्बियन और गे कम्युनिटी वहाँ बना हुआ है। दूसरी एक बॉयज़ लव टीवी सीरीज वहाँ चलती है, इसमें कहा जाता है कि बॉय बॉय से लव करता है। तो ऐसी कुछ सीरीज वहाँ चल रही है, ऐसी कम्युनिटी वहाँ डेवलप हो चुकी है, जिस कारण से वहाँ के लोगों में ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस वहाँ पे इतना अधिक क्यों बढ़ रहा है। इस किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी लॉ को किसी भी देश में लागू करने के लिए वहाँ की जो पब्लिक है उनका राय देना बहुत आवश्यक होता है। और ये जनरली हमेशा जब तब होता है जब वहाँ पर उनकी आबादी ज़्यादा होती है। अगर ये कानून अगर थाईलैंड में आया है, इसका मतलब साफ दिख रहा है ना कि वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब वहाँ पे लेस्बियंस और गे की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ये साफ होगा कि वहाँ पे मेल और मेल का शादी का नंबर भी बढ़ता जाएगा, फीमेल का फीमेल से शादी का नंबर बढ़ता जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर जनरली अगर शादी होती है कहीं पर तो वो कोर्ट मैरिज में होती है शादी, जब वो सर्टिफिकेट बन रहा होता है तो मेल का फीमेल के साथ शादी का बनता है सर्टिफिकेट। लेकिन जब इस कानून का आने के बाद जब कोई फीमेल फीमेल से शादी करेगा, जब कोई मेल मेल से शादी करेगा तो उनका भी सर्टिफिकेट बनेगा। इस कानून को इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद, और जब तक ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं था तब तक इस तरह की शादियाँ हो रही थी, वो लोग साथ रह रहे थे, उनके साथ उनके बीच रिलेशंस था, लेकिन वो लीगलाइज नहीं थी। उन्हें लीगलाइज करने के लिए वहाँ की कोर्ट ने अब उन्हें लीगलाइज कर दिया है। अब वो लोग आराम से अपने सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो आराम से वो अपने रिलेशंस को दिखा सकते हैं सोसाइटी में भी कि नहीं हम लोग ये कपल हैं या फिर हम लोग लेस्बियन कपल हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कुछ समय पहले एक शादी हुई थी इस तरह की। एक गे कपल्स ने शादी किया था, लेकिन वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, और जिस कारण से वो शादी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई थी। और वो मतलब एक बस हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं कि वो उन्होंने ऐसा किया होगा, वो सुर्खी में आने के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनने के लिए या फिर अपने
न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनने के लिए, या फिर उन्हें पूरी दुनिया को पता चले कि नहीं हम लोग कुछ ऐसी काम, कुछ डिफरेंट काम करने जा रहे हैं, जिस कारण से वो लोग ये काम किए थे। लेकिन फिर वो शादी हुई थी, शायद एक आध सप्ताह फिर 1 मंथ चला होगा, फिर वो अलग हो गए, फिर उनका ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिस कारण से जो उनकी पर्सनल लाइफ है मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो उन्होंने कुछ भी किया होगा, क्या किया मुझे पता नहीं है, उनका उनके बीच क्या प्रॉब्लम्स थी कि वो अलग हो गए। हाँ, लेकिन ये अगर ये शादी वही कहीं कोर्ट में कर रहे होते, फिर कहीं और कर रहे होते, तो उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया में ये लीगलाइज नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले से कोर्ट में सुनवाई हुई थी, बट इंडियन कोर्ट ने उन्हें डिक्लाइन कर दिया, 100% डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि एक बार जब ये लीगलाइज हो जाएगा, लीगलाइज हो जाने के बाद यदि हमारे समाज में ये सोच है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ की मैक्सिमम आबादी को ये पता ही नहीं चलता है कि व्हाट इज़ गे एंड व्हाट इज लेसबियन। उन्हें ये समझने के लिए काफ़ी दिन समय लग जाएंगे। पहले उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस समझना पड़ेगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस होती कैसे है। लोग तो बाइसेक्सुअल तक भी समझ नहीं पाते हैं। लोग ट्रांसजेंडर जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, उन्हें तो उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको तक उनके लिए कोई खास प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक नहीं आ पाया। अगर है भी तो उनके मुताबिक उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी लो है, काफ़ी लो, लेकिन है ही नहीं। आप कहीं भी ऑफिस में जाकर देखिए, केवल मेल और फीमेल दिखाई पड़ेंगे। कहीं भी आपका ट्रांसजेंडर का रेट 1% या 2% भी नहीं है, जबकि हर एक ऑफिस में ये नियम होना चाहिए हमारे देश में। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन है, उसके अनुसार भी अगर उन्हें अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, काफ़ी अच्छी बात होगी। बट ये हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, हमारे ऑफिस में, हमारे कहीं भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे पीछे की वजह हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी थॉट्स ही कुछ ऐसी हैं जिसे हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले जनरेशन में धीरे धीरे थॉट्स का बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे हमारे देश में बदलाव हो सकता है। लेकिन हाँ, जब तक किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कोई देश तब तक नहीं कर सकता है, जब तक कि वहाँ की लोग पब्लिक से वहाँ पे कुछ आंदोलन ना हो। वैसे इसे लीगलाइज करने के लिए वहाँ के थाईलैंड के काफ़ी सारे एक्टिविस्ट काफ़ी आगे बढ़ के चैलेंज कर रहे थे, काफ़ी बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे क्रांति चल रही थी, तब जाके आज वहाँ लीगलाइज हुआ है। वहाँ पर ये सुनवाई कई सालों से चल रही है, फिर भी वो लीगलाइज नहीं हो पाया था। लेकिन शायद इस बार मास पॉपुलेशन ने इसका आवाज़ उठाया, जिस कारण से वहाँ पे लीगलाइज हो पाया है। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पे जो होना है वो होके रहेगा। हम किसी और के बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमें अपनी कंट्री को इतना सुंदर बनाना है, ताकि आने वाले भविष्य में इंडिया एक अपनी सुंदरता के लिए, अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी के लिए, यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए जाता है, और ये हमेशा उसे आगे बढ़ाते जाना है, ना कि उसे पीछे की ओर ले आना है। और इन सब की जिम्मेवारी हम यूथ को ही है, जो धीरे धीरे इन्हें आगे की ओर ले जा सकता है। इसीलिए थैंक यू। आप अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।